कहाँ पे इंटरव्यू दिया है तुमने? अभी सर मैक्सवेल में मैंने दिया था। ये दीपावली से पहले की है। जब आई थिंक दशहरा के बाद। कहाँ पे? दशहरा के बाद दिया सर, ये 1-1.5 महीना था। कहाँ पे? मैक्सॉप में? जी, यूनिट 1 नागपुर वाली में नहीं दिया था। और एक तो सनबीम में दिया था। सनबीम में? जी। अच्छा, तो दोनों में से कहीं पे हुआ नहीं? नहीं सर, नहीं। दोनों जगह पे जी। पहले लिखो, पहले इंटरव्यू कहाँ हुआ था? मैक्सवेल में। मैं लिखूँ मैक्सॉप। मैक्सॉप में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे ना उन्होंने, जी जी। वो एक एक करके लिखो, ध्यान करके आराम से। एक जगह के लिखे ना मैक्सॉप के? हाँ, मैक्सवेल अलग है और सनबीम के लिख दिया सनबीम का भी? जी जी। अच्छा, चलो मैक्सॉप का पहला क्वेश्चन पूछो। मैक्सॉप में क्या पूछा था उन्होंने? सर पहले तो अपने बारे में पूछा। अपने बारे में क्या क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट, वो लिखो। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, तो क्या बताया तुमने? सर मैंने बताया, माय नेम इज धीरज कुमार। बेसिकली आई लिव इन समस्तीपुर, बिहार। Currently I live in Gurgaon, Manesar. And my qualification is I am BTech from Punjab College of Engineering and Technology. And passing year 2012 to 16, mark obtaining 71%. And my coming to my father family, my father is a farmer and I have 3 brothers including me. And my mother is a housewife. And my hobbies are playing chess and cricket. तो ये नहीं बताया था कि अभी, तो कोई सीक्वेंस में बताओ इसको ना, चीज़ों को जो है कि माय नेम इज ये एंड फ्रॉम एजुकेशनल डिपार्टमेंट आई हैव डन दिस, लास्ट एजुकेशन बताओ उसके अंदर। ठीक है, जब फ्रेशर के लिए देने जा रहे हो, जब तुम स्टार्टिंग करोगे जी मैंने 10th कहाँ से करी है, 12th कहाँ से करी है, और फिर क्या कहते हैं मैंने बीटेक यहाँ से करी है, जब तुम जॉब कर रहे हो तो उसके बाद में लास्ट एजुकेशन बताओ। आई हैव इन एजुकेशन आई हैव डन दिस बीटेक फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। लास्ट वर्क ही बताया था। है लास्ट वर्क ही बताया था। हाँ, लास्ट एजुकेशन जी, है ना। 10th 12th की बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में फिर सीधा उनको इंटरेस्टेड है कि भाई तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। मीन्स क्या है कि तुम्हारा इसके अंदर में एक्सपीरियंस जो है ना, अभी लास्ट जॉब कहाँ कर रहे हो, कहाँ से स्टार्ट किया। आई हैव स्टार्टेड माई कैरियर विद दिस कंपनी। ठीक है, हाँ, नहीं स्टार्ट कहाँ से किया था वहाँ पे, उसके बाद यहाँ काम किया था और अब यहाँ काम कर रहा हूँ। अगर मान लो 3 कंपनी में काम कर चुके हो तो स्टार्ट कहाँ किया था, उसके बाद कहाँ किया था और अब कहाँ कर रहा हूँ। और अभी पहली ही कंपनी है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई एजुकेशन आई स्टार्टेड माई कैरियर विद दिस कंपनी एंड करंटली आई एम डूइंग विद दिस कंपनी। ऐसे करके बता दो उनको। उनका इंटरेस्ट ये जानने में है कि भाई तुम क्या एजुकेशन तुमने ली है और अभी क्या काम कर रहे हो और अभी तक क्या काम किया है तुमने। ठीक है, शॉर्ट के अंदर में। उसके बाद पूछे वो अगर फैमिली के बारे में कि व्हाट अबाउट योर फैमिली, तब बताना है फैमिली के बारे में। क्या मतलब है फैमिली के बारे में? फैमिली के बारे में कोई नहीं जानना चाहता तुम्हारा, पूछेगा तो बताओ। ठीक है ना, नहीं तो तुम स्टार्ट करो अपनी एजुकेशन सिर्फ अपने बारे में, एजुकेशन के बारे में बताओ। कोई नहीं जानता तुम्हारा भाई क्या करता है, तुम्हारा पिताजी क्या करता है, कोई मतलब नहीं। वो पूछेगा तो बता दो उसको। ठीक है, नहीं तो खाली बस एजुकेशन पे मैंने क्या किया है, एजुकेशन में ये काम किया है और ये काम कर रहा हूँ। देखो तुम जॉब देने जा रहे हो, जॉब के लिए इंटरव्यू देने के जा रहे हो, टेक्निकल उसके लिए, है ना। तो मेरे को कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी हॉबी क्या है, मेरे को नहीं मतलब। मैं पूछूंगा, मैं अगर हूँ उस तरीके का आदमी इंटरव्यू लेने वाला, तो मैं पूछ लूँगा कि क्या हॉबी है तुम्हारी। ठीक है ना। हाँ, जब टेक्निकल तुम बता रहे हो, एक्सपीरियंस होने के बाद में बता रहे हो, एक्सपीरियंस हो गया है, तो उसमें तुम ये ऐड कर सकते हो कि भाई इसके अंदर मैंने ये काम किया है और इसके अंदर ये अचीवमेंट किया है, मैंने ये काम वहाँ किया था जिससे कि ये रिजल्ट अच्छा हुआ था, ये रिएक्शन का काम किया था। उससे क्या होगा ना कि तुम्हारे को एक लाइन मिल जाएगी कि हाँ ये इससे रिलेटेड ही सवाल पूछेगा। नहीं तो खाली बोल के चुप हो जाओगे तो क्या होगा, फिर वो अपने सवाल पूछेगा जो तुम्हारे स्कोप से बाहर होंगे। ठीक है, तो जब बता रहे हो तो उसके अंदर मैंने यहाँ काम किया था, इस कंपनी में ये काम किया था मैंने, ये पार्ट के अंदर रिजेक्शन था, उसको मैंने ये काम करके कम किया था, तो उसको लाइन मिल जाती है। अच्छा ये काम किया था, कैसे किया था, वो पूछेगा फिर तुम बताओ ये कुछ ऐसे किया था। अच्छा इसके बारे में और बताओ, तुम बोलोगे जी मैंने ग्लोबल कंपनी
किया था और ग्रो होल क्या था, एक लाइन मिल जाती है, वो फिर तुम्हारी लाइन के हिसाब से सवाल पूछता है। अगर तुम उसको लाइन नहीं दोगे तो वो अपने हिसाब से सवाल पूछेगा। और क्या सवाल पूछा था फिर अगला? उसके बाद सेकेंड जो बताया आपने, उसके बाद बोला, जब वो बोला कि पीडीसी प्रोसेस में, रिज्यूम के अंदर प्रोसेस में डेली वर्क, मतलब तुम्हारा काम क्या है पीडीसी में, बताओ नहीं क्या होगा काम तो क्या। हुआ? तो सर मैंने फर्स्ट तो बताया था मैन पावर हैंडलिंग। जैसे मेरा शिफ्ट स्टार्ट होता है, अगर डे शिफ्ट में है तो मैन पावर हैंडलिंग, मेरे अंदर में कितने मैन पावर है मशीन पे, फर्स्ट उसके अकॉर्डिंग मैन पावर सेलेक्ट करेंगे। अगर मेरा मशीन 3 4 5 चल रहा है तो उस अकॉर्डिंग के अनुसार 10 ऑपरेटर प्लस एक हेल्पर लेंगे, और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे कि अगर मैन पावर हैंडलिंग हो जाएगा, अगर मैन पावर कम है मेरा तो अर्जेंट डाई कौन सा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसमें वो लोग फंसाया मेरे को। एंड उसके बाद बोला और, तो फिर ये हो गया। उसके बाद बताया कि डेली कंज्यूमेबल आइटम क्या क्या है मेरे पास, उसका डाटा बनाना, मतलब जो कितना, मतलब मेरा प्लंजर लग रहा है एक शिफ्ट में, मेरे शिफ्ट में, एंड प्लंजर ल्यूब कितना है कि डाइकोड क्या है, डाइकोड कितना है, मतलब मेरे स्टोर से लेना है। एंड हैंड ग्लव्स हो गया, डेली कंज्यूमेबल आइटम है। एंड सेकेंड, प्रोसेस पैरामीटर रिपोर्ट भरना, प्रोसेस पैरामीटर का वो रिपोर्ट भर लेते हैं। इसके बाद थर्ड फोर्थ में आएंगे, अगर कोई रिजेक्शन है डेली वाइज, जो मेरे शिफ्ट में रिजेक्शन आएंगे आफ्टर इंड, तो उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना या मीटिंग करना, रेडविन एनालिसिस के तौर पे कि ये रिजेक्शन कैसे आया, 2-3 इंजीनियर मिलके। एंड उसके बाद 4M सीट बनाना। उसके बाद ये बताए थे, और फिर काइजन के बारे में बताएं। काइजन 5S मेंटेन करना अपने सॉफ्टवेयर पे, सॉफ्टवेयर डेली वाइज, ये बताए थे। और डेली के काम के अंदर में जब डेली रूटीन पूछा जा रहा है तो उसमें सारी चीज़ें मिक्स नहीं करनी है। डेली रूटीन के अंदर में अगर तुम शिफ्ट सुपरवाइजर हो तो तुम्हारा काम क्या होगा कि सुबह जाना और मैन पावर जो है डिस्ट्रीब्यूशन करना। मैन पावर हैंडलिंग क्या होता है उसके अंदर में? मैन पावर हैंडलिंग में मैन पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना तुम। मैन पावर आई है और तुम कोई सेलेक्ट थोड़ी कर रहे हो वहाँ पे कि हाँ 20-25 आदमी खड़े हैं उसमें से तुम्हें कौन कौन लेना है, ऐसा होता है? ऐसे थोड़ी करते हो उसके अंदर में। नहीं, इसमें मैन पावर आ रही है शिफ्ट वाइज, तुमने शिफ्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैन पावर आ रही है, मैन पावर आ गई तो ये देखना तुम उसके अंदर में कि मैन पावर पूरी आई है कि नहीं आई है, ये इंश्योर करना। ठीक है, नहीं आई है तो फिर जो भी अगर ठेकेदार के थ्रू आ रही है तो ठेकेदार को नहीं तो HR के बंदे को इन्फॉर्म करना कि मैन पावर पूरी नहीं है ना। मैन पावर आने के बाद में आपने अपने मशीन के अकॉर्डिंग जो है वो मैन पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। उसके बाद में फिर तुम्हारा काम क्या है, ये इंश्योर करना कि आपकी मशीन के ऊपर में एज पर प्लानिंग जो है डाई चल रही है या नहीं चल रही है। नेक्स्ट डाई की लोडिंग के लिए प्रिपेयर करना, इंश्योर करना यहाँ पे नेक्स्ट डाई जो हमारी प्लानिंग में वो कब लोड होनी है, उस प्रोडक्शन पूरा हो गया है कि नहीं हो गया है। टूल रूम में इंश्योर करना कि हाँ भाई वो डाई ठीक है कि नहीं है, राइट। उसके बाद में तुम्हारा है कि जो डेली रूटीन में आता है कि प्रोसेस पैरामीटर चेक शीट वगैरह भरना, डेली चेक शीट भरना, चाहे वो मशीन से रिलेटेड हो, चाहे वो डाई से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, वो सारी चेक शीट जो है वो फिल करना। आवलरी रिपोर्ट जो है वो फिल करना, जिससे कि हम लोग प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन रिजेक्शन ब्रेकडाउन जो है आवरली मॉनिटर कर सकें उसके अंदर में। ठीक है, डेली की वर्क रूटीन में जो तुम्हारा काम रहता है कि ब्रेकडाउन का जो रिकॉर्ड है वो रखना, राइट। और इसके बाद में तुम्हारा जो काम है कि जो 1S 2S है शॉप फ्लोर पे वो मेंटेन रखना डेली रूटीन के अंदर में। 1S 2S जो है वो मेंटेन रखना। ठीक है, कंपनी के जितने भी हमने पहले जो स्टैंडर्ड बनाए हैं उनको इंश्योर करना। पहले जो हमने काइजन किए हैं या स्टैंडर्ड बनाए हैं, जो रूल्स बनाए हैं, उनको इंश्योर करना कि वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये तो है डेली रूटीन के काम। ठीक है, इसके अलावा इस एक आता है कि डेली रूटीन काम, एक आता है कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज़ है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में ही डेली रूटीन आता है, पर डेली रूटीन के अंदर में सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं घुसा सकते आप, सारे काम क्योंकि डेली नहीं करते आप। ठीक है ना, काइजन भी आप डेली नहीं कर रहे। ठीक है, कुछ मीटिंग ऐसी हैं कि जो डेली नहीं हो रही हैं, वीकली हो रही हैं या मंथली हो रही हैं कुछ मीटिंगें, तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग आती है। ठीक है ना, तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग रखो, डेली रूटीन के काम को अलग रखो। फिर जब तुम डेली रूटीन का एक्सप्लेन कर दो तब फिर तुम बताओ कि डेली रूटीन के अलावा मैं जो है काइजन एक्टिविटीज़ के अंदर में, रेडविन एनालिसिस एक्टिविटीज़ के अंदर में जो है भी पार्टिसिपेट करता हूँ, एज ए टीम मेंबर जो है काम करता हूँ मैं उसमें। ठीक है, और फिर
जब कोई भी चीज़ बता रहे हो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड कोई एग्जांपल जरूर बताओ। जैसे 1S 2S का जब तुम बता रहे हो, 5S का जो बता रहे हो ना तुम, तो उसका कोई एग्जांपल बताओ कि 1S 2S कैसे हम लोग मेंटेन रखते हैं। तो हम बताओ कि हमने देखो शॉप फ्लोर पे ना जो टी कप वगैरह के लिए होता है उसके लिए हमने अलग अलग वो रखे हुए हैं, मशीन वाइज रखे हुए हैं, या 5 मशीनों के बीच में एक रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे बताओ। दूसरा उनको फिर ऐसे भी बता सकते हो कि जी हमने 1S 2S शॉप फ्लोर पे इंश्योर करने के लिए, मशीन पे इंश्योर करने के लिए हमने क्या कर रखा है कि जितने भी डाई लोडिंग के टूल वगैरह हैं या ऑपरेटर के यूज़ होने वाले टूल हैं, जो फर्नेस क्लीन करने वाले जो टूल है, उनके लिए हमने अलग अलग जो है लोकेशन जो है आइडेंटिफाई की हुई है। ड्रॉस क्लीनिंग करने के जो होते हैं ना होल्डिंग फर्नेस के साथ में ही हमने वो अरेंजमेंट किया हुआ है उनका, जिससे कि ना तो उसका टाइम वेस्ट हो लाने में और ढूंढने के अंदर में, और वो इधर उधर भी ना पड़े जो अनसेफ हो सकता है। एग्जाम्पल के साथ में बताओ, उससे क्या होगा, उससे क्या फर्क होगा? उससे फर्क ये पड़ेगा कि मुझे विश्वास होगा कि हाँ ये काम ये जो बता रहा है ये करता है। तुम वैसे भी तो बोल सकते हो, तुम अपने काम वो भी बता सकते हो जो तुम्हारा मैनेजर करता है, वो भी तुम अपने उसमें करते हो। तुम्हारे काम के अंदर में ऐसा नहीं लगना चाहिए बताने के अंदर में कि तुम पूरा का पूरा जो है ना तुम ही देख रहे हो बस। कई लोग होते हैं ना कि सब कुछ बता देते हैं, जी मैं पूरा प्लांट देख रहा हूँ, सारे काम मैं ही करता हूँ वहाँ पे, ऑपरेटर को ट्रेनिंग भी मैं ही देता हूँ, ऑपरेटर डाई भी लोड मैं करता हूँ, प्लानिंग भी मैं करता हूँ, प्रोडक्शन भी मैं ठीक कराता हूँ, वाईएफ भी मैं ही कराता हूँ, सारे काम मैं ही करता हूँ। ऐसे नहीं लगना चाहिए। आप ऐसे लगना चाहिए कि उदाहरण के साथ में कि आप टीम के एक मेंबर हैं, ठीक है, और जो कि समय समय पर हर चीज़ों को अंदर में हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो। नहीं तो होगा क्या कि तुम 2 मिनट में पकड़े जाओगे, मतलब मेरे जैसा आदमी होगा तो पकड़ लेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो तुरंत, ठीक है, तुम कुछ नहीं करते हैं, तुम खाली बस चीज़ों को अपने नाम से जो है बताना चाहते हो। और अगर मेरी कंपनी में आओगे तो तुम यहाँ भी यही काम करोगे कि काम नहीं करोगे, बस तुम अपना नाम गिनाने में रहोगे। ज़्यादा चीज़ बताने से यही होता है ना, ये पकड़ा जाता है आदमी, ये ज़्यादा चीज़ बताने से ये होता है कि आदमी काम नहीं करेगा, वो अपने नाम गिनाने में रहेगा, जिसको कहते हैं कंपनी में नंबर बनाना। ये नंबर बनाने में आगे रहेगा, काम करने में आगे नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हर काम को एग्जाम्पल के साथ बताना है कि मैं ये करता हूँ तो ऐसे करता हूँ, पता चलेगा ना कि हाँ करते हो कि नहीं करते हो। शॉप फ्लो की अगर बारीकी मालूम होगी तुम्हें तो पता चलेगा ना सुनने वाले को कि तुम करते हो कि नहीं करते हो। मैं प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाता हूँ, मैं फलानी चेक शीट भरता हूँ, मैं ढिकानी चेक शीट भरता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? तुम चेक शीट के एग्जाम्पल बताओ कि प्रोसेस पैरामीटर की चेक शीट के अंदर में दिए गए जितने भी हमारे पैरामीटर होते हैं, जैसे हाई स्पीड, लो स्पीड, टेक्नोग्रेड की मशीनें हैं, और स्पेसिफिक चले जाओ और डिटेल में चले जाओ कि जैसे कि टेक्नोग्रेड की मशीन भी हैं और हमारे यहाँ यूज की नई मशीनें भी हैं, ऐसे उदाहरण दो जो भी हो मशीन पे, एल के जी टाइप की मशीन। तो टेक्नोग्रेड की मशीन में मैनुअली पैरामीटर जो है दिए होते हैं, उसमें वो मॉनिटर नहीं होता है, तो उसमें हम लोग इस तरीके से प्रोसेस चेक पैरामीटर चेक शीट भरते हैं। जैसे कि अगर हमें हाई स्पीड का उसके अंदर मॉनिटर करना है तो हमें लिखना पड़ेगा उसमें 2 राउंड या 2.5 राउंड, जबकि और मशीनें होती हैं उसमें 2.5 मीटर पर सेकेंड, 3.5 मीटर पर सेकेंड ऐसे भी। तब मुझे पता चलेगा ना कि हाँ तुम टेक्नोग्रेड की मशीन पे काम कर चुके हो या फलानी मशीन पे काम कर चुके हो। प्रोसेस पैरामीटर चेक शीट भरता हूँ, भरता रहे भाई, मेरे को तो नहीं लगता झूठ बोल रहा है। उदाहरण के साथ बतानी है चीज़ें, जितनी ज़्यादा बता सकते हो डिटेल में, और वही आदमी उदाहरण के साथ बता सकता है जो वाकई में काम करता है शॉप में, ठीक है। और क्या पूछा अगला क्वेश्चन? कंज्यूमेबल आइटम वगैरह कैसे मॉनिटर करते हो? जैसे बता रहा हूँ ना मैं तुम्हें कि इससे क्या लग रहा है, अब कंज्यूमेबल आइटम जो है कैसे मॉनिटर करते हो? और जो जैसे मेरे से स्टार्ट हुआ तो स्टोर से लेने जाना, स्टोर में जैसे लेने के बाद तुम्हारी बी शिफ्ट है तो दोपहर को भी लेने जाओगे तुम? नहीं, फिर तो है ये क्या बात मतलब है? उसके बाद सर पता करते हैं अपने जेब में कि है या मेरे पास अवेलेबल या नहीं है। तुम तो ये इंश्योर कर रहे हो ना कि तुम्हारे शिफ्ट में चलाने के लिए है कि नहीं है, तुम कंज्यूमेबल मॉनिटर कहाँ कर रहे हो? तुम तो ये इंश्योर कर रहे हो कि मेरे लिए है कि नहीं है, मेरी शिफ्ट के लिए, ये देखते हो ना। जी तुम महीने के अंदर में कितना लगा प्लंजर, ये बता सकते हो? 50 का प्लंजर कितना लगा बता सकते हो? 60 का प्लंजर कितना लगा, डाई कोट कितना लगा, प्लंजर लुब्रिकेशन कितना लगा, ये बता सकते हो महीने में टोटल? तो इसको कहते हैं कंज्यूमेबल मॉनिटरिंग। इसको नहीं कहते कि हमारी शिफ्ट में वो है कि नहीं है, इसको नहीं कहते कंज्यूमेबल मॉनिटरिंग। इसको कहते हैं कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी इंश्योर करना, तुम्हारे लिए चलाने के लिए है कि नहीं है, ठीक है ना।
50 का प्लंजर कितना चला, 2000 शॉट लगा, 2500 शॉट लगा, ये मॉनिटर करते हो कहीं पे? करते हो तो कैसे करते हो बताओ? इसका सीट तो नहीं है सर, फिर HPR भर देता हूँ। फिर जबकि होना चाहिए कि प्लंजर जैसे एक नंबर मशीन है उसमें 50 का प्लंजर चलाया आज, उसके जब भी चेंज किया उसमें लिख दिया प्लंजर चेंज 50 डाया प्लंजर, जब नेक्स्ट लोड होगा उसी आवर शीट में लिख दिया प्लंजर चेंज, पता चलेगा ना इतना शॉर्ट के बाद चेंज हुआ है ये। ठीक है। और कंज्यूमेबल मॉनिटरिंग जो है वो बड़ी आसानी से हो सकती है। जो डेली की आपकी लॉग रिपोर्ट बनती है, प्रोडक्शन लॉग रिपोर्ट बनती है या रजिस्टर कहीं लिखा जाता है, जैसे शिफ्ट एंड में कि शिफ्ट में क्या क्या काम हुआ है, तो वहाँ पे लिखेंगे कि मैंने इतना प्लंजर यूज किया अपनी शिफ्ट में, अपना इतना यूज किया, डाई बोर्ड इतना यूज किया, वो अपने अपनी शिफ्ट का लिख के जाएगा उसमें, और एक आदमी जो है उसको मॉनिटर कर लेगा, समराइज कर लेगा कि इस दिन जो है इतना शॉट में इतना शॉट लगा है, इतना प्लंजर लूप लगा है, इतना फलाना लगा है, इतना प्लंजर लगा है, इतना डाइकोड लगा है, वो सब लिख लेगा उसके अंदर में। इसको कहते हैं कंज्यूमेबल मॉनिटरिंग। इसका फायदा क्या होता है कंज्यूमेबल मॉनिटरिंग करने का? इसका फायदा ये होगा कि मंथ आफ्टर मंथ जब ये हो कि मेरे सॉफ्ट लोड में कितना यूज हुआ, उसका क्या फायदा है? उससे कंपनी को ये पता चलेगा कि मान लीजिए मेरे पास अगर 50 महीने में 50-60 एक मशीन में प्लंजर चेंज हो गए, अच्छा दिन में अगर दो दो भी हो रहा है, दो तो महीने में सर 60 के अप्रॉक्स आ जाएंगे, मान लीजिए 50-55। तो इससे कंपनी को ये पता चलेगा मेरे पास 5 मशीन चल रही है और कुल मिला के मेरे अगर 250-300 के आसपास प्लंजर है, तो इसको सॉर्ट आउट करने का होगा, या तो वो लुब्रिकेंट चेंज करें, वो अपना नुकसान को ये करने के लिए बात करेगा। मतलब इससे ये पता चलेगा ना कि चाहे वो डाइकोड ज़्यादा लग रहा हो, चाहे प्लंजर ज़्यादा लग रहा हो, प्लंजर लुब्रिकेशन लग रहा हो, अब ज़्यादा लग रहा है कम लग रहा है, इसकी क्या सीमा है? इसकी क्या सीमा है? अगर मान लो 5 मशीनों के अंदर में तुम्हारा महीने का 300 लीटर डाइकोड लग रहा है, तो तुम कैसे तय करोगे ये ज़्यादा लग रहा है कम लग रहा है? कैसे तय करोगे? वो तो डाई के हिसाब से भी कर सकते हैं। कैसे तय करोगे बताओ? कि किसी डाई में कास्टिंग में ज़्यादा लगता है डाइकोड, किसी में कम लगता है, तो उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे तय करोगे? कैसे पता करोगे कि किस डाई में ज़्यादा लग रहा है? और क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल हो पाएगा कि हाँ भाई ये फलानी डाई चली थी तो उसमें इतना ही डाइकोड लगना चाहिए था? नहीं सर, ज़्यादा अगर हेवी कास्टिंग वेट का कास्टिंग है उसमें डाइकोड टाइम ज़्यादा रहता है, 10-12 से। पता कैसे चलेगा तुम्हें? महीने के एंड में कैसे लगाओगे हिसाब किताब जो है? हिसाब किताब कैसे करोगे कि कितना लगना चाहिए था और कितना लगा है? कैसे पता करोगे? अभी मान लो मैं बता रहा हूँ सीधा सीधा 300 लीटर लगा है 5 मशीनों के अंदर में, ये महीने भर चली है 5 मशीनें, मुझे नहीं पता कौन कौन सी डाई चली है इस पर। ठीक है, आप पता करने को कर सकते हैं सारी रिपोर्ट महीने भर की देख के जो है ना, तो वो क्या पॉसिबल है कि हर महीने पूरे महीने वो पहले ये देखेगा कि कौन सी डाई लगी थी, उसके हिसाब से जो है वो कितना कितना लगना चाहिए था, वो सारा चीज़ें देखना, तो कैसे मॉनिटर करोगे? तो डाई कोड को मॉनिटर करते हैं, कोई भी कंज्यूमेबल है ना उसको हमारे निकाले गए प्रोडक्शन के हिसाब से मॉनिटर करते हैं। मैंने आज 1 टन कास्टिंग किया तो मैं क्या निकालूंगा पर केजी हमारा कंजप्शन, जैसे डाई कोड तो इतना ml पर केजी या इतना लीटर पर केजी ऐसे निकालूंगा। ठीक है, जो छोटा डाई बड़ा कास्टिंग छोटा कास्टिंग वो सब इसमें आ जाएगा। छोटा कास्टिंग बड़ा कास्टिंग मतलब कि जिसमें कम भी लगाओ तो उसके अंदर मैनेज होगा। तो इसका पैरामीटर ये होता है कि हम कुछ की पैरामीटर आइडेंटिफाई करेंगे कंज्यूमेबल के लिए कि हमारा डाई कोड इतना केजी पर लीटर लगना चाहिए, ऐसे ही हमारा प्लंजर लुब्रिकेशन इतना केजी पर लगना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि जो हमारा वो है प्लंजर लूब है वो पर शॉट लगता है, तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इतना लीटर पर शॉट, इतना लीटर पर शॉट, उसको ऐसे भी मॉनिटर कर सकते हैं, है ना। और प्लंजर की लाइफ को भी ऐसे शॉट के अंदर मॉनिटर कर सकते हैं, इतना प्लंजर पर शॉट। ठीक है, तो ये की पैरामीटर बना के हम लोग कंज्यूमेबल आइटम के जो है मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब बात होती है कि मॉनिटर कर लिया हमने, अब हमने टारगेट भी डिसाइड कर लिए कि इतना डाइकोड का फॉर एग्जांपल हमने निकाली कि भाई इसका जो है इतना लीटर पर केजी लगना चाहिए,
तो अब ये टारगेट डिसाइड करने के बाद में हम ये मॉनिटर कर रहे हैं कि भाई हर महीने और वीकली मॉनिटर कर रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि महीने के बाद जाके हम देखेंगे कि हम इतना खोए गए, खो लिया या पा लिया हमने, तो वो फायदा नहीं होगा ना। तो उसको वीकली हम लोग मॉनिटर करेंगे। वीकली मॉनिटर करने से हमें पता रहेगा ना कि हाँ भाई हमें कहाँ करेक्शन करनी है या वेस्टेज कहाँ हुई है हमारी, है ना। इसका फ़ायदा ये है कि हमें कंटिन्यूस जो इम्प्रूवमेंट जो हम कहते हैं वो करने के अंदर में हेल्प मिलती है। कोई भी जो इम्प्रूवमेंट होती है वो स्टार्ट होती है मॉनिटरिंग से। वो कहाँ से स्टार्ट होती है? मॉनिटरिंग से स्टार्ट होती है। कि आप अगर मॉनिटर कर रहे हो तो इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, विदाउट मॉनिटरिंग यू कांट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी चीज़ें पहले, तब आप किसी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। और इम्प्रूव करने के बाद में कंट्रोल करना होता है। उसको कंट्रोल करना मतलब कि चीज़ें सही हो रही है कि नहीं हो रही, जैसा हमने डिसाइड किया था करने के लिए वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सर इसको बोल भी सकता है सामने वाला कि अगर बाय द वे तुम चलो एक सप्ताह में पता कर लिए, एक वीक में कि मेरा ये लॉस हो रहा है या नुकसान, तो फिर उसको रोकेंगे कैसे? हाँ उसको रोकेंगे कैसे? देखो इसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट आइडिया लगाने होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि जब हमने ये टारगेट बनाया था, जो चीज़ अचीव करी थी उसी का टारगेट बनाते हैं ना हम लोग, तो हमें उस समय कुछ ऐसे चेक पॉइंट बनाने होंगे, लिखने होंगे कि जिससे कि ये चीज़ें कंट्रोल में रहें। कंट्रोल करने के लिए ही हम चेक शीट और ये चेक पॉइंट जो है बनाते हैं। जैसे कि प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए प्रोसेस पैरामीटर चेक शीट बनाया हमने, तो हम लिख रहे हैं ना कि ये पैरामीटर इतना होना चाहिए। ऐसे ही जो भी कंज्यूमेबल आइटम के लिए हैं वो हम वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। जो 4M शीट बनाते हो उसमें क्या लिखते हो? लॉसेस के बारे में। लॉसेस के, वही लॉसेस के बारे में लिखते हो ना। तो ऐसे ही उससे रिलेटेड भी 4M शीट बनेगी। अगर कंज्यूमेबल को मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसमें भी 4M शीट बनेगी, जिससे कि हम चेक करते रहे ना डेली रूटीन में। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक एबनॉर्मल लॉस आया कि भाई कहीं लीकेज हो गया है, ठीक है, या फिर किसी ने फैला दिया है, डाइकोड फैला दिया है, प्लंजर लूप फैला दिया है, या फिर कई बार क्या होता है कि शॉर्ट अलाइनमेंट बिगड़ गया, वो हमारे डेली चेक शीट में नहीं था वो पॉइंट कि डेली अलाइनमेंट चेक करो, शॉर्ट अलाइनमेंट चेक करो, है ना। तो जब फेलियर हुआ तो हमें ऐसे पॉइंटों की तरफ ध्यान जाता है हमारा, है ना। या फिर इनको रोकने के लिए पहले से ही हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या प्रिवेंटिव कोई चेक पॉइंट डाला होता है कि इतने महीने बाद या इतने हफ्ते बाद जो है ये चीज़ चेक करेंगे भाई, है ना। जैसे स्ट्रेन गेजिंग है, शॉर्ट अलाइनमेंट है, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस का है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो डेली ना होके वीकली, मंथली और ईयरली या क्वार्टरली जो है हम लोग चेक पॉइंट होते हैं। और ये बीच में भी फेल हो सकते हैं, जिसकी तरफ ध्यान हमारा जब मेजर लॉस हो जाता है तब हमारा जाता है ना। तो ऐसे पॉइंटों की तरफ हमारे को फिर देखना होता है कि हाँ भाई ये इतना जो लॉस हुआ है या इतना जो इसका कंजप्शन बढ़ा है वो कहाँ बढ़ा है, वो हमें चेक करना होता है चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जो है कि इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। ये लॉस के जो है वो आइडेंटिफाई करने होते हैं, फिर चेक करने होते हैं, उन पे फिर वो एक्शन लेना होता है हमें। ठीक है, और हर कंज्यूमेबल के कंज्यूम होने का, एक्सेस कंज्यूम होने का रीज़न जो है वो अलग अलग हो सकता है ना। जैसे प्लंजर ज़्यादा लग रहे हैं तो उसका कोई डाइकोड से लेना देना नहीं है कि डाइकोड कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है ना। तो हमें इंडिविजुअल कंजप्शन, इंडिविजुअल कंज्यूमेबल के कंजप्शन के लिए अलग अलग जो है हमें चेक करना पड़ेगा, अलग हर कंज्यूमेबल आइटम के लिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या था उसका? एक्यूमुलेटर सिलेंडर प्रेशर जो होता है उसमें कौन सा गैस होता है? तो ये तो बता दिए थे M2 नाइट्रोजन। तो ये यूज इसका परफॉर्म क्या है? जो एक्यूमुलेटर सिलेंडर है नाइट्रोजन है, उसका यूजेस क्या है? काम किस? नाइट्रोजन का या एक्यूमुलेटर? एक्यूमुलेटर का क्या यूज होता है जी, वो मतलब वो किस फॉर्म में काम करता है, किस फेस में काम करता है, इससे बनेगा। तो सर मैंने उसको बोला था कि एक्यूमुलेटर सिलेंडर एक प्रकार जो ये प्रेशर जनरेट करता है थ्रू सेकेंड फेज, ये मैं बोला था सर। देखो एक्यूमुलेटर क्या है कि जैसे एक्यूमुलेटर का मीनिंग यही है कि किसी भी चीज़ को एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर के अंदर में जैसे हमें पता है कि ब्लैडर टाइप का एक्यूमुलेटर होता है, पिस्टन टाइप का एक्यूमुलेटर होता है ना। तो अब ज़्यादातर जो है वो पिस्टन टाइप के एक्यूमुलेटर हैं। तो उसके ऊपरी हिस्से के अंदर में हम नाइट्रोजन भरते हैं, निचले हिस्से के अंदर में उसमें ऑयल होता है। ठीक है, जब हम ये कह रहे होते हैं कि एक्यूमुलेटर चार्जिंग प्रेशर कितना है,
या फिर ये कह रहे होते हैं कि एक्यूमुलेटर चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, उसका मतलब ये होता है कि एक्यूमुलेटर के अंदर में पंप के थ्रू जो ऑयल आया है वो उस नाइट्रोजन जो उस पिस्टन के ऊपर है उसको कंप्रेस किया कि नहीं किया। हम ये कह रहे हैं जब हम कह रहे हैं कि चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब हम ये डिसाइड करते हैं कि कितने प्रेशर से चार्ज करना है, तो हमेशा जितना नाइट्रोजन ऊपर भरा है उससे ज़्यादा प्रेशर से उसको चार्ज करना होता है, तभी वो कंप्रेस करेगा नाइट्रोजन को जाके। जितना ज़्यादा चार्जिंग प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा उसको नाइट्रोजन को कंप्रेस करेगा। अब जितना कंप्रेस कर दिया है तो निचले हिस्से में क्या भर गया है, ऑयल, वो तो कंप्रेस हो गया। निचले हिस्से में उसकी जगह नाइट्रोजन गैस की जगह किसने ले ली, ऑयल ने। तो अब उसका यूज क्या है, उस एनर्जी का यूज क्या है? उस एनर्जी का यूज ये है कि देखो हमें ये पता है कि वो जाना हमारे इंजेक्शन पिस्टन के अंदर में ही है ना। अब इंजेक्शन फेज के अंदर में 3 फेज होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। एक और फेज होता है हमारा जिसको हम लोग काउंट नहीं करते, फॉलो थ्रू। वो भी तो इंजेक्शन के थ्रू ही होता है ना, उसी पिस्टन के थ्रू ही तो होता है वो इंजेक्शन भी। तो 4 फेज हो गए जहां पे वो हम ये कह सकते हैं कि इंजेक्शन फेज लगेगा। अब इसमें एक्यूमुलेटर कहाँ कहाँ यूज होगा, ठीक है। अब एक्यूमुलेटर भी मशीन वाइज, मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से किसी मशीन में 2 होते हैं और किसी में 1 होता है। छोटी मशीनों के अंदर में, टेक्नोग्रेड वाली में, एक ही एक्यूमुलेटर होता है पीछे, बस एक ही पिस्टन होता है ना, सिलेंडर होता है। बड़ी मशीनों के अंदर में जाओगे तो उसमें 2 एक्यूमुलेटर होते हैं, है ना। एक होता है आगे की तरफ और एक होता है पीछे की तरफ। तो आगे की तरफ जो वाला होता है वो हमेशा फास्ट शॉर्ट का एक्यूमुलेटर होता है किसी भी टनेज की मशीन में और किसी भी मेक की मशीन में, चाहे वो जिटाई हो, यूजमी हो, टेक्नोग्रेड हो, एलके हो, हिद्रा हो, यूबे हो, तोशिबा हो, कोई भी मेक की मशीन के नाम, आगे वाला जो रहेगा वो फास्ट शॉर्ट का एक्यूमुलेटर रहेगा, ठीक है। उसके पीछे वाला जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिफिकेशन फेज का एक्यूमुलेटर रहेगा, उससे सिर्फ इंटेंसिफिकेशन प्रेशर ही लगेगा बस, ठीक है। तो जिन मशीनों के अंदर में सिंगल एक्यूमुलेटर होता है उन मशीनों के अंदर में उसकी जो एनर्जी है, उस एक्यूमुलेटर की एनर्जी सेकंड फेज में ली जाती है, थर्ड फेज में ली जाती है और फॉलो थ्रू में ली जाती है। फॉलो थ्रू की भी जो एनर्जी आती है वो हमेशा एक्यूमुलेटर से आती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी डाई को ओपन करने के लिए इंस्टेंट प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि जिन मशीनों में एक्यूमुलेटर से फॉलो थ्रू की एनर्जी आती है तो उन मशीनों में कभी कभी फॉलो थ्रू होता नहीं है। तो उस समय क्या चेक किया जाता है कि हमारा जितना ज़्यादा सेकंड और थर्ड फेज की लेंथ होगी उतना ज़्यादा वो एनर्जी खाएगा, उसकी एनर्जी खत्म होगी एक्यूमुलेटर की। जितना ज़्यादा लेंथ होगा तो उतना ज़्यादा उसकी जल्दी एनर्जी खत्म होगी एक्यूमुलेटर की। मान लो इतना चार्ज कर दिया हमने और इतना इससे ज़्यादा की हमने सेकंड फेज और थर्ड फेज की लेंथ रखी है, बात समझ रहे हो ना। इतना चार्ज कर दिया, मान लो इतना था जब चार्ज नहीं है, हमने ये चार्ज करके पिस्टन ऊपर पहुंचा दिया तो इतना चार्ज हो गया, ठीक है। और इससे ज़्यादा की हमने लेंथ रखी हुई है तो होगा क्या कि वो पूरा लेंथ जो है उतने एनर्जी में कवर नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो तुमने देखा होगा कि पिस्टन का साइज, एक्यूमुलेटर का साइज कम ज़्यादा होता है ना, वो इसीलिए होता ही है। वो बोतल का साइज छोटा बड़ा क्यों होता है, वो इसीलिए होता है कि उतना जो इंजेक्शन का लेंथ है वो कवर कर पाए, ठीक है। तो ये कहाँ एक्यूमुलेटर की एनर्जी यूज हो रही है, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ थ्रू। फर्स्ट फेज में हमेशा पंप की एनर्जी यूज होती है, उसमें एक्यूमुलेटर का कोई हाथ नहीं होता किसी भी टनेज की मशीन में, ठीक है। और ये पूछा था कितना रहता है नाइट्रोजन गैस, तो ये बता दिया मशीन के हिसाब से रहता है। जैसे बड़ी मशीन में 110 kg रहता है एक्यूमुलेटर में, और एक होता है इंटेंसिफिकेशन, उसमें कम होता है 100 होता है, 100 kg नॉर्मली। इसमें इंटेंसिफिकेशन एक्यूमुलेटर में, फास्ट वाले में 110 तो उसमें ज़्यादा होता है। हाँ, हमेशा ये भी रूल है कि फास्ट शॉट वाला हमेशा ज़्यादा नाइट्रोजन चार्ज रहेगा और इंटेंसिफिकेशन वाला कम रहेगा। ये क्यों रहता है, क्यों फास्ट वाला ज़्यादा करते हैं और ये कम रखते हैं इंटेंसिफिकेशन वाला। फास्ट शॉट वाला जैसे मैंने बताया ना कि फास्ट शॉट वाला जो यूज हो रहा है वो 2 जगह यूज हो रहा है, फास्ट शॉट में और फॉलो थ्रू में। और इंटेंसिफिकेशन वाला सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिफिकेशन में यूज होगा सिर्फ,
इसलिए उसको कम चार्ज करते हैं और इसको ज़्यादा चार्ज करते हैं। ये कारण होता है इसका ज़्यादा चार्ज करने का। नहीं तो क्या मतलब है इसको ज़्यादा चार्ज करने का? कोई मतलब नहीं। और ये तो इंटेंसिफिकेशन प्रेशर क्या है? अच्छा एक चीज़ बताओ, जी जो तुमने नाइट्रोजन का बताया कि जी 110 करते हैं और वो 100 करते हैं, जी तो मैं कह रहा हूँ कि 110 ही क्यों कर रहे हैं उसको? कितना मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं उसको? मैक्सिमम चार्ज तो सर अगर गैस मेरा ये तो 100 110 तो स्टैंडर्ड है। नाइट्रोजन कितनी भर सकते हैं मैक्सिमम उसमें? तो सिलेंडर के हिसाब से सर उसमें ज़्यादा भी रहता है, लेकिन 110 जैसे कितना भर सकते हैं मैं नाइट्रोजन गैस उस कैपेसिटी एक्यूमुलेटर में? कितना प्रेशर भर सकते हैं? ये जो 110 है, 100 है, ये क्या चीज़ है? मैं तो बता रहा हूँ 110 और 100 क्या चीज़ है ये? गैस का कैपेसिटी है। क्या कैपेसिटी है? क्या गैस यूनिट इतना है? केजी है इसमें 110 मीटर में दर्शाता है कितना केजी भरा हुआ है। इसका यूनिट होता है, ये प्रेशर होता है 110 और 100 जो तुम बता रहे हो, ये प्रेशर है उस नाइट्रोजन गैस का। केजी पर सेंटीमीटर इसका है, केजी नहीं है। इतना किलो गैस थोड़ी भर रहे हैं उसमें, प्रेशर है। 110 किलो गैस थोड़ी भर रहे हैं उसमें हम। ये प्रेशर है कि इतने प्रेशर अब बन चुका है इस एक्यूमुलेटर इस गैस से। ठीक है, तो कितना प्रेशर बना सकते हैं नाइट्रोजन का हम उसमें मैक्सिमम एक्यूमुलेटर में? कितने प्रेशर तक, कितने मैक्सिमम प्रेशर तक नाइट्रोजन जो है भर सकते हैं एक्यूमुलेटर में? तो जैसे एक्यूमुलेटर में मैंने बताया ना तुम्हें कि एक्यूमुलेटर जो है वो चार्ज करना है तो वो पंप से तो चार्ज होगा। नाइट्रोजन दबानी है ना, कंप्रेस करनी है ना हमें, तभी तो फास्ट शॉट में काम आएगी वो नाइट्रोजन जब छूटेगी तभी वो ऑयल को नीचे से फेंकेगी। यही काम होगा ना। तो हम नाइट्रोजन कितनी मैक्सिमम भर सकते हैं उसमें? हमारे प्रेशर डाइकास्टिंग मशीन का जो पंप का जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है ना। सेफ्टी के लिए 140 और 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं पंप का प्रेशर। कितने भी टनेज की मशीन क्यों ना हो, पंप का प्रेशर इतना ही रहेगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं देती है डाइकास्टिंग की मशीन। ठीक है, 140 से 150 140 से 150 जाने को 160 170 180 भी जाएगी, पर सेफ्टी के लिए वो हमेशा उसको मैक्सिमम प्रेशर पे नहीं चलाते, उसको लिमिट उसकी सेट करके रखते हैं 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन को हमें दबाना है। पंप तो तुम्हारा 150 ही दे सकता है, तो यानी कि ये तो तय हो गया कि 150 से तो ऊपर ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर 150 भी रख देंगे तो वो दबेगी नहीं। फिर मान लो 150 ही नाइट्रोजन का है और 150 ही इधर से ऑयल का आ रहा है, तो कहाँ दबेगी? नाइट्रोजन कंप्रेस होगी? नहीं होगी, तो काम ही नहीं करेगा। फास्ट शॉट और जो भी तुम कराना चाहते हो कुछ भी काम नहीं करेगा। तो यानी कि पंप के मैक्सिमम प्रेशर से तो कम ही रखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, तो हम फिर उसको 140 रख सकते हैं, 130 रख सकते हैं, है ना। ये डिपेंड करेगा कि आपके प्लंजर के आगे कितना वेट आपको मूव कराना है फास्ट शॉट में, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए जैसे बड़ी टनेज की मशीन होती है ना, तो उसमें नाइट्रोजन जो है 130-40 तक केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक भी भरी जाती है। ठीक है, उनमें पंप का प्रेशर जो है हम लोग 150-160 यूज़ करते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें नाइट्रोजन जो है देखो ज़्यादा भी अगर कम भरोगे तो उतना ही चार्जिंग टाइम तुम्हारा ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा कम रख दोगे उसको तो उतना ही चार्जिंग ज़्यादा होगा, उतना कंप्रेस एनर्जी नहीं मिलेगी तुम्हें उसमें, उसमें कंप्रेस एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, और ज़्यादा भी भर दोगे उसके अंदर में तो ऑयल ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाएगा उसको, ऑयल का वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आ पाएगा तुम्हारे। ठीक है। और पीडीसी मशीन जो तुम्हारे पास पीडीसी मशीन है अपने पास, उसमें मोस्टली ब्रेक डाउन क्या आता है जनरली? तो मैंने बताया सर, लेडल का एक तो प्रॉब्लम आता है, लेडल में लिमिट स्विच का प्रॉब्लम, एंड ये स्प्रे जो एयर गन का स्प्रे होता है या लेडल स्प्रे होता है, उसमें उसका लिमिट स्विच में प्रॉब्लम होता है, मोस्टली ब्रेक डाउन होता है। वैसे तो सारे, लेकिन ये कॉमनली आता है कभी भी
किसी भी टाइम वो लॉसेस पूछा था कि लॉसेस क्या क्या है। फिर ये दोनों बताया था। फिर क्या बोला? फिर क्या बोला? बोला उसके बाद बोला कि और सारे लॉसेस हैं। मैंने बोला सर लॉसेस हैं, जैसे अगर कास्टिंग फंस गया, अगर कास्टिंग में डायकोड कम लगा हो, कास्टिंग फंस गया, वो ब्रेक डाउन आ जाता है उसमें। या कभी प्लंजर टूट गया, वो ब्रेक डाउन है। प्लंजर जाम का इशू आ जाता है। या फिर और सर देखो, लॉसेस जानने का मतलब ये है कि अगर जब कोई लॉसेस पूछ रहा है तो तुम्हें ये बताना है कि भाई इस तरीके के लॉसेस आते हैं और हम इनको इस तरीके से हैंडल करते हैं। वो क्यों पूछ रहा है तुमसे लॉसेस, किस तरीके के लॉसेस आते हैं, क्यों पूछ रहे हो? वो जानना चाह रहा है कि कितना जल्दी एक्शन ले लेगा। अगर वो ये जानना चाह रहा है कि तुम वाकई में शॉप फ्लोर पे काम करते हो कि नहीं करते हो। जितने ज़्यादा तुम लॉसेस बता पाओगे उसको, उतने ज़्यादा लॉसेस बताओ ना उसको, छोटे छोटे बड़े बड़े लॉसेस सब बताओ उसको, ताकि ये पता चलेगा। जैसे कि ये बताओ कि जी लॉसेस तो उसको इस तरीका भी हो जाता है कि शॉर्ट स्लीव के ऊपर में जो है मेटल जलता रहता है, मेटल जो है वो कितना छोटा लॉस है, कम लोगों का ध्यान आता है। तो लॉसेस होता है, बार बार साफ करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, और उससे कास्टिंग भी रिजेक्ट होती है ना। मेटल जितना जमा होता रहेगा उतना मेटल हर साइकिल के अंदर में कम जाएगा, वो बिस्किट थिकनेस छोटा होता जाएगा, उसके अंदर में मेटल बाहर गिरा देगा हमसे भी है वो। एक बार जब छेद जाम हो जाएगा तो, है ना, वो भी लॉसेस ही है ना वो भी। फिर उसको बताओ कि जी लॉसेस तो इस तरीके से भी आ जाता है उसके अंदर में कि तुम्हारा डाई का पॉलिश कराना पड़ता है बार बार, ज़्यादा डाई कोट मारने की वजह से, है ना। तो हर छोटा छोटा लॉस भी उसको बताओ, बड़ा बड़ा लॉसेस नहीं कि जी वो उसके अंदर में लैडल का लिमिट स्विच खराब हो जाता है। तो फिर उसके अंदर में तुम्हें ये भी बताना चाहिए कि बार बार क्यों आता है उसके अंदर ब्रेकडाउन। वो लैडल के लिमिट स्विच का बार बार क्यों आता है ब्रेकडाउन, बताओ। वो तो सर मेटल उसके लचिपक जाना है तो अलग किसकी जाना गलती है वो बार बार जो चिपक रहा है उसमें? प्रोडक्शन सुपरवाइजर इंजीनियर की गलती है। तो फिर तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे, ये भी तो सवाल है ना कि तुम क्या कर रहे हो उसके लिए बार बार आ रहे, यानी कि तुम तो इसमें राजी हो, तुम तो कोई ध्यान ही नहीं जा रहा, तुम्हारा तो कोई एक्शन नहीं है। तुम्हें ये पता है कि बार बार इसकी वजह से आता है ब्रेकडाउन, तुम्हारा ध्यान क्या है उस पर, क्या करना चाहिए उसके लिए कि बार बार ना आए। तो एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर काम तो यही है ना कि हमारी कोई भी चीज़, जो कोई भी गलत चीज़ जो है वो रिपीट ना हो। काम तो हमारा यही है एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर, तो हम कहाँ ध्यान दे रहे हैं उस पर। ठीक है, तो उस समय तुम्हें ये बताना है कि हर छोटे बड़े लॉस बताने हैं, जिससे ये कंफर्म हो कि हाँ तुम शॉप फ्लोर पे काम करते हो और हर चीज़ में तुम्हारी एक्टिविटी रहती है। नहीं तो ऐसे अगर जनरल चीज़ें बताओगे तो कोई भी बोलेगा ये तो जनरल आदमी है, इसको ज़्यादा ना तो ये ध्यान देता है शॉप फ्लोर पे और ना ही इसका इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर मेरे पास 4 ऑप्शन होंगे तो तुम सबसे लास्ट ऑप्शन होंगे अगर इस तरीके के जवाब दोगे, इसमें तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। आगे बताओ। ब्लो होल क्या है और इसका रीजन और सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो ब्लो होल में सर ब्लो होल आता है दो रीजन, गैस पोरोसिटी एंड श्रिंकेज पोरोसिटी। ब्लो होल अगर श्रिंकेज पोरोसिटी से ले तो डाई इंसर्ट वेट है, इसके कारण आता है। क्या है डाई इंसर्ट वेट? डाई इंसर्ट वेट मतलब अगर हम डाइकोड मारे उसमें पानी रह गया, इसके कारण क्या आता है उसके कारण? श्रिंकेज। अच्छा। और उसके बाद है सर मेटल इम्प्योरिटी और अनइंटरप्ट शॉर्ट स्लीव में ये प्लंजर बीट को आ जाना, ये है। एंड में और मेटल टेम्परेचर वेरिएशन कम ज़्यादा होना, ये तो इससे क्या आएगा? अगर मेटल टेम्परेचर कम रहेगा तो ब्लो का चांसेस आएगा सर। ग्लोबल तुमने बता देना, 2 तरीके के हो गए, श्रिंकेज पोरोसिटी और गैस पोरोसिटी। तो दोनों को अलग अलग बताओ ना आप। यदि श्रिंकेज पोरोसिटी तो पहले तो बताओ कि ब्लो होल होते हैं, ब्लो होल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ब्लो होल के ये जर्नल शब्द है एक होल का, किसी भी होल का जर्नल शब्द है ब्लो होल। पर कास्टिंग की टर्म्स में इसको श्रिंकेज पोरोसिटी बोलते हैं और गैस पोरोसिटी होती है। कास्टिंग में कभी भी ब्लो होल नहीं आता, कास्टिंग में आएगा तो श्रिंकेज पोरोसिटी आएगा या गैस पोरोसिटी आएगा या दोनों एक साथ आएगा। ये शब्द ही गलत है ब्लो होल।
जैसे अभी तुम यूज कर रहे हो ब्लो होल, ब्लो होल का एक रीज़न नहीं बता सकते तुम, स्पेसिफिक रीज़न नहीं बता सकते ब्लो होल का, जबकि श्रिंकेज पोर्सिटी का स्पेसिफिक रीज़न बता सकते हो, गैस पोर्सिटी का स्पेसिफिक रीज़न बता सकते हो। तो अगर कोई ब्लो होल पूछ रहा है ना तो पहले तो उसको बोलो सर ब्लो होल शब्द डाई कास्टिंग के अंदर में एक जर्नल शब्द है, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिसगाइड करता है, क्योंकि ब्लो होल के लिए कोई भी करेक्टिव एक्शन नहीं है। ब्लो होल के लिए क्या करेक्टिव एक्शन होगा? कोई भी राइट करेक्टिव एक्शन नहीं है ब्लो होल के लिए। या तो श्रिंकेज पोर्सिटी के लिए एक्शन लोगे या फिर गैस पोर्सिटी के लिए एक्शन लोगे। बताओ क्या है टनेज का फॉर्मूला? कास्टिंग प्रेशर इनटू कास्टिंग एरिया 1000 इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.9। क्या? कास्टिंग प्रेशर इनटू कास्टिंग एरिया बटा 1000 इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, फिर कास्टिंग प्रेशर क्या है और इससे क्या समझते हैं? मतलब क्या है कास्टिंग प्रेशर? तो कास्टिंग प्रेशर का सर फार्मूला होता है इंटेंसिफाई सिलेंडर एरिया इंटू प्लंजर टिप एरिया इंटू मतलब दोनों का डिवाइड। कौन दोनों का डिवाइड? होल स्क्वायर, मतलब इसका सर एरिया कट जाएगा पाई स्क्वायर, तो दोनों का डी बचेगा, कैपिटल डी स्मॉल डी का होल स्क्वायर इंटू इंटेंसिफाई एक्यूमुलेटर प्रेशर इंटू एक्यूमुलेटर प्रेशर इंटू एक्यूमुलेटर प्रेशर इंटू क्या कहते हैं 0.9। कास्टिंग प्रेशर क्या हुआ? कास्टिंग प्रेशर कहाँ लगता है? प्रेशर है ना, तो कहीं ना कहीं लग रहा होगा ना प्रेशर, कहाँ लगता है वो? ये सब फॉलो थ्रू में काम होता है कास्टिंग प्रेशर। फॉलो थ्रू में तो फॉलो थ्रू का मैंने बता दिया, वो एक्यूमुलेटर से आता है लास्ट में। मतलब उसी समय कास्टिंग प्रेशर टाइप का जनरेट होता है दोनों का। देखो इंटेंसिफिकेशन प्रेशर जो है ना हमारे इसमें एक होता है इंजेक्शन प्रेशर, ठीक है, जब इंजेक्शन हो रहा है तब की बात बता रहा हूँ मैं। एक हो गया इंजेक्शन प्रेशर, एक हो गया हमारा इंटेंसिफिकेशन प्रेशर, एक हो गया हमारा कास्टिंग प्रेशर, है ना। तो जब फर्स्ट फेज और सेकंड फेज लग रहा है तो उस समय जो हमारे इंजेक्शन पिस्टन पे, इंजेक्शन पिस्टन कहाँ पर है कि हमारा प्लंजर है, प्लंजर के पीछे प्लंजर रॉड है, प्लंजर रॉड कपलिंग के अंदर लगा हुआ है, इंजेक्शन पिस्टन के अंदर में, रॉड के अंदर में, इंजेक्शन रॉड में, पिस्टन रॉड में कपल हो रखा है प्लंजर रॉड। उस इंजेक्शन पिस्टन रॉड के पीछे में अंदर में इंजेक्शन पिस्टन है। उसके ऊपर यानी कि उसके पीछे जब इंटेंसिफिकेशन प्रेशर लग रहा है, जब इंटेंसिफिकेशन फेस लग रहा है उस समय इंटेंसिफिकेशन प्रेशर लग रहा है, वो कहाँ से आया है? वो इंटेंसिफिकेशन एक्यूमुलेटर से आया है। तो वो हो गया इंटेंसिफिकेशन प्रेशर। वो कब लग रहा है? जब इंटेंसिफिकेशन फेस लग रहा है, जब कास्टिंग भर चुकी है, यानी कि प्लंजर बिस्किट बना चुका है और बिस्किट के आगे डिफ्यूजर है, ठीक है। तो कास्टिंग प्रेशर क्या हुआ कि जब इंटेंसिफिकेशन प्रेशर लग रहा है तो वो इंटेंसिफिकेशन प्रेशर कहाँ लग रहा है? इंजेक्शन पिस्टन पे। अब कास्टिंग प्रेशर कहाँ लग रहा है? जो आपके बिस्किट से प्लंजर पे जो लग रहा है, बिस्किट से प्लंजर पे जो लग रहा है, क्योंकि मैं जब इसको दबाऊंगा तो ये भी तो इसको दबाएगा, तो इधर से जो रिएक्टिव प्रेशर लग रहा है बिस्किट थिकनेस का प्लंजर पे, वो कास्टिंग प्रेशर। वो क्या है? वो कास्टिंग प्रेशर है। इसीलिए जो इंटेंसिफिकेशन प्रेशर का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसमें इंटेंसिफिकेशन प्रेशर मल्टीप्लाई बाय ये दोनों प्लंजर का डाया का होल स्क्वायर, ये इसीलिए हो रहा है कि जब इंटेंसिफिकेशन प्रेशर लगेगा, जितना लगेगा उतना ज्यादा वो कास्टिंग प्रेशर बनेगा, उसको कास्टिंग प्रेशर बोलते हैं। अगला इसका सर काइजन का कोई एक एग्जांपल दो, बेस्ट एग्जांपल जो अपने शॉप फ्लोर पे आप किए थे। बताओ। तो सर मैंने इसका सिंपल ही उदाहरण दिया था, काइजन तो कुछ नहीं प्रूव मतलब सर मैं मेरा डाई फ्लैश मार रहा था तो कवर प्लेट मतलब डाई में एक कवर फ्लैश रोकने के लिए फ्लैश गार्ड यूज किए थे, वो एक मॉडिफायर बोला मतलब इंटरव्यू बोला तो कॉमन है। और क्या किए थे? तो सर मैंने बोला था फिर
कि जैसे बहुत सारा ओवरफ्लो नहीं तो सर जो ऑपरेटर तोड़ता है तो इधर उधर गिर जाना, तो उसको मतलब हर एक जैसे लंच टाइम से पहले उसको क्लीन अप करवा के और एक अलग मतलब बीन में छोटा सा बीन है उसमें रखना, सेग्रीगेशन करवा के और फिर उसको मेल्ट करना। ये एक चीज़ है क्योंकि इससे लॉसेस बच गए बहुत सारा, क्योंकि शिफ्ट के एंड में बहुत सारा ऑपरेटर जल्दी जल्दी में छोड़ देते हैं, तो वो एक रोकने के लिए इम्प्रूवमेंट किए थे। तो इस पर भी वो सेटिस्फाई नहीं है टेक्निकल कुछ टेक्निकल कुछ ये दो था गार्ड तो लगवाया था दो चार। काइजन क्या है कि हमारा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, है ना। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट से लोग बाग मतलब निकाल लेते हैं कि बहुत बड़ा कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। डेफिनेटली वो इम्प्रूवमेंट जो है बहुत बड़ा नज़र आएगा, वो तब नज़र आएगा जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्प्रूवमेंट करना। बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हो, बहुत बड़ा काइजन हो, ये सोच के आदमी स्टार्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसको कोई तवज्जो मिलने वाली है नहीं, छोटे काम लोग। जबकि काइजन का मतलब ही यही है कि आप स्टार्ट करो इम्प्रूवमेंट करना। आज मान लो चवन्नी का फ़ायदा हो रहा है, 10 पैसे का फ़ायदा हो रहा है, तो किसी की नज़र में नहीं आएगा ये क्या है 10 पैसे का फ़ायदा कर, कहाँ गिनती में आएगा, कोई फ़ायदा नहीं आएगा। पर आज नहीं आ रहा, आपने आज 10 पैसे का फ़ायदा किया, कल भी 10 पैसे का फ़ायदा करें, ऐसे लगातार तुम 10-10 पैसे का फ़ायदा करते रहे, तो हो सकता है वो एक दिन जाके 1 रुपया बन जाए, 1 रुपये का फ़ायदा होने लगा। अभी इसने अभी तक जो है 100 काइजन कर दिए, जिससे कि अभी तक 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि तुम्हारी हैबिट बनेगी इम्प्रूवमेंट करने की। तो जो आज 10-10 पैसे के काइजन कर रहे हो, वो हो सकता है कि सीधे 10 रुपये के, 100 रुपये के, 1000 रुपये के काइजन करने लगो, जिससे 1000 रुपये बचने लगे पर डे का। तो काइजन का मतलब ये है कि आप कोई भी आज जो काम कर रहे हैं उससे भले ही 10 पैसे का फ़ायदा होने वाला काम चालू करें, ठीक है, तो वो भी काइजन है, पर वो कंटिन्यूस करते रहना चाहिए, वो लगातार करते रहने चाहिए काइजन। कोई भी काम को आसान बनाने का तरीका ढूंढते रहना चाहिए, कोई भी काम से बचत होने का काम जो है वो सोचता रहना चाहिए, आइडिया सोचता रहना चाहिए, किसी भी काम को चेंज करके, काम करने के तरीके को चेंज करके। इसी को काइजन कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं कि जी पहले मैं ये जो है पाना यहाँ रखता था तो उसमें इतना टाइम लगता था, अभी मैं पाना यहाँ रखता हूँ तो टाइम भी बच जाता है और आसानी भी हो जाती है। पहले मैं ये प्लंजर जो है फेंक देता था, अब जो मैं इनको दोबारा से साफ करके जो है यूज़ कर लेता हूँ। अब जो है मैं ये लैडल जो है कप जो है कोटिंग करता हूँ, तो पहले जो है इसके अंदर में ये प्रॉब्लम आती थी, लैडल कप की लाइफ इतनी रहती थी, कुछ भी हो सकता है। मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी अब जो है बढ़ा दी है, कम कर दी है, कुछ भी हो सकता है काइजन जो है उसके अंदर में। पहले ऑपरेटर को चढ़ने के अंदर में प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए जो है ज़्यादा दिक्कत आती थी, खड़ी सीढ़ी थी, अभी वो सीढ़ी मैंने जो है 2 भाग में बना दी है, जिससे ऑपरेटर को जो है चढ़ने उतरने में आसानी रहती है। कुछ भी हो सकता है, सेफ्टी का हो सकता है। कवर फ्लैश जी पहले जो है वो खाली इन डाइयों के अंदर लगा हुआ था, अभी मैंने सारी डाइयों के अंदर में करा दिया है। पहले जो है जी इसके अंदर में कास्टिंग के अंदर में ये फिल नहीं होती थी, इतने ग्राम का ओवरफ्लो था, अभी मैंने इतने ग्राम का ओवरफ्लो कर दिया है, जिससे कि ये रिजेक्शन जो है नॉन फिलिंग का 5% से 2% पे आ गया। कुछ भी हो सकता है काइजन। काइजन पूछने का पर्पज ये है कि आपके काम करने के तरीके को जानना। आप शॉप फ्लोर पे जाते हो सिर्फ टाइम पास के लिए तो नहीं जा रहे, डेली जाते हैं हम लोग ड्यूटी करने के लिए। अरे ड्यूटी करने का मतलब आपकी जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका दूसरा नाम, वो यही है कि डेली जहाँ शॉप फ्लोर पे जा रहे हो उसकी कार्य प्रणाली को आपको स्मूथ करना है डे बाई डे। ये नहीं कि अब मेरे को 5 साल हो गए हैं यहाँ पे कंपनी में, मैं चाहे यहाँ पे कुछ करूँ या ना करूँ, मेरी नौकरी नहीं जाने वाली। वो माइंड सेट के साथ जाओगे ना तो तुम्हारे को कोई भी नहीं रखेगा, कोई पसंद नहीं करेगा रखना तुम्हारे को। और नई जगह इंटरव्यू देने जाओगे तो तुम्हारा माइंड सेट ऐसा हो चुका होगा कि तुम जवाब ही नहीं दे पाओगे, चाह के भी, कितनी भी तैयारी करके। पकड़ ही लेगा पकड़ने वाला तुम्हारे को कहीं ना कहीं कि ये झूठ बोल रहा है, ये खाली बस रट्टा लगा के आया है, चीज़ों को जान के आया है कि कैसे जवाब देना है, बस वो पकड़ लेगा तुम्हारे को। अगर वाकई में वो काम अगर तुमने मन से नहीं किया है या शॉप फ्लोर पे रहते हुए नहीं किया है, तुम ये सोचो कि जी मैं अभी 1 साल यहाँ काम कर लिया हूँ और पूछ पूछ के जो है मैं 5 साल की जानकारी ले लूँ, तो पकड़ने वाला मेरे जैसा पकड़ लेगा तुम्हें कि तुम वाकई में काम करके आए हो कि नहीं आए।
एक होता है कि बस ठीक है किस लेवल का आदमी रखना है, खाली बस शॉप फ्लोर पे उसको भी चाहिए सिर्फ ड्यूटी करने वाला ही आदमी कि बस गिनती पूरी कर दे मेरी शॉप फ्लोर पे आके, वहाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है अगर वाकई में तुमने वो काम नहीं किया है मन से। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास में हर चीज़ के उदाहरण होंगे अगर तुमने वाकई में काम किया होगा, हर चीज़ के एग्जाम्पल होंगे तुम्हारे पास अगर वाकई में काम किया होगा तुमने, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सोच, कि आपकी सोच वहाँ पे जाने के बाद में ये है कि नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि डे बाई डे जो है ना चीज़ों को इम्प्रूव करना। अब ये अलग अलग नाम है, काइजन, 5S, अलग अलग मैथोलॉजी, कार्य करने की प्रणाली तो है ही अलग अलग, कि लोगों ने इजाद करी कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, नाम है, अलग अलग नाम है। और देखा जाए तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी इंजीनियर की, चाहे वो डाइगस्टिंग का इंजीनियर हो चाहे वो किसी भी चीज़ का इंजीनियर हो, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि डे बाई डे जो भी आज कार्य प्रणाली है उसको स्मूथ करना, काम करने के तरीके को और भी बेहतर बनाना। इंजीनियर का तो मतलब ही यही है। होगा तभी है जब हम ध्यान देंगे डेली अपने काम करने के तरीके पे, आज हम कैसा कर रहे हैं, चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे कि और बेहतर कैसे हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ों पे हो सकता है। हर प्रोडक्ट का साइकिल टाइम जो है वो अलग अलग होता है, तो हर प्रोडक्ट के साइकिल टाइम की स्टडी होनी चाहिए प्रोडक्शन इंजीनियर के पास में, कि ये वाली डाई चलती है और ये ऑपरेटर चलाता है और इस मशीन पे चलती है तो ये साइकिल टाइम आता है, और इस साइकिल टाइम के अंदर में 30 सेकंड का अगर साइकिल टाइम है तो 2 सेकंड ये काम होता है, 1 सेकंड ये काम होता है, 10 सेकंड ये काम होता है, इजेक्टर 1 सेकंड हो रहा है, शॉर्ट डिले 0.5 सेकंड हो रहा है, डाई कोड 3 सेकंड लग रहा है, कोडिंग टाइम 6 सेकंड है, ऐसे पूरा अलग अलग होना चाहिए। ये काम होते हैं प्रोडक्शन इंजीनियर के करने के। ये थोड़ी शॉप फ्लोर पे गए, ऑपरेटर लगा दिए और बस जो है इधर उधर घूम रहे हैं, शॉप फ्लोर पे टाइम पास किया और 8.5 घंटे पूरे किए और निकल लिए। ये काम थोड़ी ऐसे तो बता कर ही नहीं पाएगा। फिर आदमी सोचता है कि जी हमारा ग्रोथ नहीं हो रही, पैसा नहीं बढ़ रहा। खाली इंटरव्यू क्लियर करने से थोड़ी हो जाएगी ग्रोथ, है। मान लो आज तुमने इधर उधर से नॉलेज जुटा के इंटरव्यू क्लियर भी कर लिया, ठीक है, तो अगले 1-2 साल के अंदर में तुम यही नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, भागने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को वहाँ पिलाई होने लगेगी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए तुमने झूठी नॉलेज इकट्ठी करी, उससे तुम्हें नौकरी तो मिल गई, पर वो अगले 1 साल तुम रिजल्ट नहीं दे पाए ना, तुम वहीं से भागने के तैयार हो जाओगे। फिर लोग बोलोगे कि यार वहाँ तो बहुत परेशानी है, वहाँ कंपनी बहुत खराब है। अरे भैया तुम अपने रिजल्ट नहीं दे पा रहे वहाँ पे, तुमने भाग दौड़ी करके जल्दबाजी के अंदर में जो है पैसे बढ़ा लिए अपने, पर उसके अगेंस्ट में रिजल्ट तो नहीं दे पा रहे ना तुम। जिसको जो रिजल्ट दे सकता था उसकी भी नौकरी तुमने जो है उसकी जगह तुमने हत्या ली, उतने दिन का जो है कंपनी का लॉस कर दिया। जो काम पहले 1 साल पहले हो सकता था सही आदमी रख के, वो तुमने खराब कर दिया उस कंपनी का। ठीक है, तो खाली देखो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए अगर नॉलेज इकट्ठी करोगे तो वो काम नहीं आने वाली। काम करने के अंदर में हो सकता है कि तुम्हें नौकरी मिल जाए, पर वो काम नहीं आएगी। वो सिर्फ इंटरव्यू निकालने के लिए काम आएगी, नौकरी करने के लिए काम नहीं आएगी। उसके लिए क्या है कि इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ इसको उतारना पड़ेगा तुम्हारे को अपने दिमाग के अंदर में, और उसके हिसाब से ही वहाँ शॉप फ्लोर पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि मैंने 10 साल हो गए कंपनी में, 20 साल हो गए काम करते हुए मेरे को, और मैंने यहाँ पे ये काम किया है, मैंने वहाँ पे वो काम किया है। आपको कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार रिजल्ट देने पड़ेंगे, लगातार जो है नई चीज़ें करती रहनी पड़ेंगी। अगर अपनी इज्जत बनाए रखनी है, अपनी नौकरी बनाए रखनी है, आपको लगातार वो ग्रोथ चाहिए जो आप सोचते हैं, वो आपको लगातार काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने आज बहुत बड़ा काम कर दिया है एक बार ज़िंदगी में तो आप उसी को बनाते रहोगे पूरी ज़िंदगी, वैसे नहीं चलेगा। अगला सवाल क्या था? ये तो ये नहीं पूछा। कौन? नेक्स्ट सवाल है। हाँ, संगीन वाला क्या पूछा? संडे वाला भी पूछा, यही डेली वर्क प्रोसेस क्या है आपका, वही वही क्या है ओवरऑल इक्विपमेंट। क्यों पूछा तुमसे वही? उसमें वही सारे हमारे रिज्यूमे में लिखा हुआ है कहीं?
वही नहीं दिया जाएगा। फिर वही कहाँ से आया उसके पास दिमाग में? बस उसका सेकंड क्वेश्चन यही था मेरे जवाब देने के बाद, वही क्या है, तुम वही निकालते हो? वही निकाले थे, वही ऐसे कैलकुलेशन यूट्यूब पे देखे। यूट्यूब पे नहीं, तुम डेली उसमें यूज करते हो क्या वही वगैरह? निकालते हो क्या कभी अपने इसमें असलियत में? इसलिए तो कंपनी में नहीं निकाला। तो तुमने बताया नहीं उसको ओके सर हम वही तो यूज़ नहीं करते, वही कैलकुलेशन तो यूज़ नहीं करते हम, क्या दिक्कत है बताने में? जो चीज़ करते नहीं उसको बताने में क्या दिक्कत है? उसको ये बोलो कि सर हम वही करते नहीं है, पर हाँ मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ इसको अलग से, मैंने यूट्यूब वगैरह में पढ़ा है, इसको इस तरीके से बताओ ना, क्या दिक्कत है? तुम करते हो और फिर तुम बता भी सही से नहीं पा रहे हो, मेरे को पूरा यकीन है कि तू सही से नहीं बता पाएगा। वही बताओ क्या बताया था वही? वही एबिलिटी परफॉर्मेंस इनटू क्वालिटी का मल्टीप्लिकेशन, ये होता है। तो वही अवेलेबल, वही की फुल फॉर्म बताओ पहले। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। अच्छा, क्या पता चलता है इससे? इससे मतलब कि आपका जो वर्क मतलब पूरा डेली जो आपका कंपनी का प्लानिंग है 24 घंटे का, उसका परफॉर्मेंस क्या है, प्रोडक्शन मतलब आउटपुट जो निकला मेरा, उसमें सारा परफॉर्मेंस का पर तुम तो नाम उसकी पूरी फुल फॉर्म क्या बताई तुमने? ओवरऑल इक्विपमेंट। तो ये तो एक इक्विपमेंट की इफेक्टिवनेस पता करने के लिए है ना, पैरामीटर OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। तो इक्विपमेंट की इफेक्टिवनेस निकाल रहे हो ना, पूरे प्लांट की कहाँ निकाल रहे हो? प्लांट की कैसे निकालोगे इससे, OEE से? ये तो एक इक्विपमेंट की निकालते हो ना तुम, OEE, ये मशीन नंबर 1 की OEE ये है, मशीन नंबर 2 की OEE ये है, ये कहाँ निकालते हो इस प्लांट की OEE ये है, ये कहाँ लिखा जाता है? अब ये उसी को मालूम होगा जो OEE की रिपोर्ट बनाता है, तुम्हें नहीं मालूम होगा क्योंकि तुमने नहीं किया काम। OEE की रिपोर्ट एक मशीन की बनती है, फिर उन सारी मशीनों की मिला के एक एवरेज OEE बनती है। तो OEE कभी भी प्लांट की नहीं हो सकती, इक्विपमेंट की हो सकती है ना? क्या फॉर्मूला होता है OEE का? एबिलिटी परफॉर्मेंस इनटू क्वालिटी। अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एबिलिटी मतलब जो मेरा टाइम है, टोटल टाइम, एबिलिटी जो मेरा टोटल टाइम अपॉन में मेरा जो ब्रेकडाउन लॉसेस है वो, तो मेरा ब्रेकडाउन जो है जैसे 8 घंटा 12 घंटा का है मेरा, उसमें से लंच का काट लिया जाए, ये लॉसेस मतलब 1 घंटा का, टोटल टाइम मेरा 12 घंटा, उससे डिवाइड करेंगे तो उसका एबिलिटी निकलेगा। एंड उसके बाद जो मेरा आउटपुट यहाँ से निकला, जो मतलब मशीन से निकला, वो उसके बाद ये मशीन एरिया में जाएंगे सर, वहाँ पे कुछ ना कुछ रिजेक्शन नहीं आया हुआ पार्ट में, उसका फिर परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या है? परफॉर्मेंस नहीं मालूम होगा तो इसलिए वो चीज़ बताने नहीं है जो नहीं करते हो, ठीक है? उसको ये बोलो कि सर हमारे यहाँ वही रिपोर्ट नहीं बनाते हैं, पर मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी है जो मैंने इधर यूट्यूब वगैरह से ली है, ठीक है? इस तरीके से बताना। नहीं तो अपनी कंपनी में तुम चालू कराओ इसको, वही रिपोर्ट मॉनिटर करना चालू करो, ये इम्प्रूवमेंट का पार्ट होगा कि जी देखो मैंने ये चीज़ बाहर से सीखी है और मैं कंपनी में ये इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, वही जो है निकालना चाहता हूँ हर मशीन की, तो वहाँ रियल में करना चालू करो। खाली बताने के लिए सीखना है तो वो तो बेकार है ना, उसको इम्प्लीमेंट करो ना, फिर इम्प्लीमेंट करके फिर बताओ ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी थी और ये फिर मैंने अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कराई। उस समय जो तुम्हारे बताने का तरीका होगा वो अलग ही होगा, वो अपने आप पता चल जाएगा कि वाकई में तुम करते हो। जो चीज़ याद की होती है ना इधर उधर से पता की तो साफ पता चल जाती है, वो इतना मतलब वो नहीं है मुश्किल पता करना कि चीज़ें वाकई में ये आदमी करता है कि नहीं करता है। मतलब का फेक चीज़ नहीं बतानी, नहीं करते तो नहीं करते। वही का सवाल पूछा कि मैं नहीं, हमारे यहाँ नहीं होती वही मॉनिटर जो है, बट मेरे को थोड़ी बहुत जानकारी है, उस तरीके से बताओगे तो वो उस नज़रिए से सुनेगा ना तुम्हारी बात। अब सुना तुमने वही तो वही बताना चालू कर दिया जैसे करते ही, तो वो उस नज़रिए से सुनेगा यानी ये तो झूठ बोल रहा है या सही से आती नहीं है करने इसको, ये वैसे टाइम पास करने जाता है हमारा कंपनी। ठीक है, अगला सवाल बताओ। लो स्पीड क्या है? लो स्पीड 0.7 इनपुट अंडर प्लंजर टिक डाया। तो तुम्हारे को फॉर्मूला पूछ रहा है क्या? लो स्पीड का फॉर्मूला लिख के बताओ।
ये वो पूछा था लो स्पीड तो मैंने फार्मूला फिर क्या बोला? इसका फार्मूला बोला 0.7 इंटू रूट अंडर प्लंजर आया अपॉन में ये प्लंजर आया इंटू ड्राई ये एसिड फिलिंग रेशियो, ये बताया। फिर एसिड फिलिंग रेशियो का फार्मूला नहीं पूछा, ये पूछा। फिर कुछ नहीं बोला इसका। लो स्पीड जब पूछ रहा है तो लो स्पीड बताओ कि लो स्पीड हमारा फर्स्ट फेज के अंदर काम आती है, जो कि हमारे ये इंश्योर करती है कि हमारे फर्स्ट फेज के अंदर में अलॉय के अंदर में एल्युमिनियम के अंदर में कम से कम जो है गैस इंटरप्ट हो। फर्स्ट फेज की स्पीड ये इंश्योर करने के लिए होती है कि जब मेटल मूव हो रहा है शॉर्ट स्लीव में फर्स्ट फेज में, तो उसका काम होता है गेट तक मेटल ले जाना। तो वहां तक जाते जाते उस एल्युमिनियम के अंदर में कम से कम एयर इंटरप्ट हो, उतनी हमें लो स्पीड रखनी चाहिए। तो इसकी अहमियत इतनी है लो स्पीड की कि कम से कम एयर इंटरप्शन को इंश्योर करती है शॉर्ट स्लीव के अंदर। ठीक है, फिर उसको ये फॉर्मूला बताओ कि जी ये इस तरीके से हम लोग ये स्पीड का लो स्पीड का जो रेफरेंस वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद में हम लोग इसको प्री फिल टेस्ट के थ्रू जो है वैलिडेट करते हैं। प्री फिल टेस्ट के थ्रू जो है वैलिडेट करते हैं, अलग अलग स्पीड पे जो है फर्स्ट फेज के अंदर में मेटल को गेट तक ले जाके देखते हैं कि किस गुल्ले के अंदर में एयर कम से कम इंटरप्ट हुई है। जिसमें इंटरप्ट ज़्यादा होगी उसमें अलग अलग ही दिखाई देंगे वो बड़े बड़े, और जिसमें कम इंटरप्ट होगी वो पूरा सॉलिड आएगा। इस तरीके से बताओ। फिर हाई स्पीड, फिर दोबारा तुमने फॉर्मूला चालू कर दिया लिखना है। फार्मूला तो हाई स्पीड का बताओ ना, ऐसे लो स्पीड की तरह हाई स्पीड का बताओ कि हाई स्पीड सेकंड फेज के अंदर में आफ्टर गेट जो है कैविटी फिल करने के लिए यूज की जाती है अप टू ओवरफ्लो। ठीक है, और ये डिसाइड होती है आपके कास्टिंग के फिलिंग टाइम के अकॉर्डिंग। जितना कम कास्टिंग फिलिंग टाइम होगा उतना ही ज़्यादा ही हाई स्पीड यूज़ करेंगे हम लोग, और हाई स्पीड को हम लोग अपने सेकंड फेज एक्यूमुलेटर की हेल्प से जो है वो कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, फिर ये पूछा रिजेक्शन सबसे ज़्यादा क्या आता है पीडीसी में। ये तो इसमें सर मैं 2-3 रिजेक्शन बता दिया इसमें, लो होल, श्रिंकेज, क्रैक, सोल्डरिंग, ये सब बताया। अब देखो ये जो चीज़ है ना, जैसे तुमने जो बताया ये भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम शॉप फ्लोर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या फिर तुम्हारे को सही आंकड़े नहीं मालूम शॉप फ्लोर के। जिस तरीके का जवाब देते हो तुम, लो होल, श्रिंकेज, क्रैक, सोल्डरिंग का रिजेक्शन बिल्कुल भी ना के बराबर होता है शॉप फ्लोर पे। सोल्डरिंग की वजह से रिजेक्शन सबसे कम होता है शॉप वो फ्लोर तो पे। सर सोल्डरिंग तो रिवर्क मतलब रिवर्क हो जाता है इसमें। फिर तुम रिजेक्शन में कहाँ काउंट करते हो उसको? सर मैंने इसको बताया तो ये सोल्डरिंग तो डिफेक्ट के नाम बता दिए तुमने उसको, वो पूछ रहा रिजेक्शन, तुम डिफेक्ट गिना रहे हो उसको। रिजेक्शन डिफेक्ट हो सकते हैं पर सारे डिफेक्ट रिजेक्शन नहीं हो सकते। सारे डिफेक्ट रिजेक्शन का रीजन थोड़ी होता है। वो रिजेक्शन पूछ रहा है कि ज्यादातर रिजेक्शन किस वजह से होता है कास्टिंग में तुम्हारा, जो स्क्रैप हो जाता है, जो मेल्ट हो जाता है, रीमेल्ट हो जाता है, वो रिजेक्शन किस टाइप का होता है, किस वजह का होता है। वो तुम इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि तुम वाकई में रिजेक्शन मॉनिटरिंग करते ही नहीं अपने शॉप फ्लोर पे। नहीं सर, मेरे कंपनी में जहाँ भी है वहाँ पे तो ज़्यादा नॉन फिलिंग का है, क्रैक छोटी कास्टिंग है, क्रैक ज़्यादा आ रहा है, इसके कारण मैक्सिमम रिजेक्शन होता है प्रेजेंट में। एंड ब्लो होल का है। डेली कितने शॉट लगते हैं तुम्हारे, कितनी कास्टिंग बनती है? जैसे ब्रेक शू चलता है तो ब्रेक शू में सर 1400 लग जाते हैं सर। 1400 24 घंटे में ये सर 5600 का। 5600 कास्टिंग बनती है। जी, उसमें से रिजेक्शन कितना होता है? रिजेक्शन बहुत ब्रेक शू में बहुत कम आता है, रिजेक्शन है नहीं। अगर वो रिजेक्शन तभी आएगा जब 5600 में से कितना पीस रिजेक्ट हो जाता है, ये पूछ रहा हूँ मैं। कभी कभी तो सर 50-60-100 ऐसे, उससे वो डेली नहीं आता। डेली आता है तो फिर हम लोग को बोलता है कि रिजेक्शन क्यों। डेली नहीं सर, अगर डेली देखा जाए तो 10-15 ही है जो ऑफ शॉट में ले लेता है, 3-4 शॉट ऑफ शॉट लगता है, बाकी तो वो चलता ही रहता है। कभी हाँ, जब वेरिएशन होता है जब मेटल शॉर्टेज होता है, क्योंकि वो शॉट घंटे में 130-140 मारता है, क्योंकि ऑपरेटर तो 145 भी पहुँचाएगा, तो उस समय मेटल शॉर्टेज होता है। तो उस स्टार में नॉन फीलिंग आता है, क्योंकि मेटल टेम्परेचर लो हो जाता है, मेटल वेरिएशन होता है, उस केस में तो नॉन फीलिंग आता है उसका।
बॉडी विथ पे या पिन साइड पे आ जाता है, या फिर और क्या सवाल था? उसके बाद फोरम। क्या बताया फोरम? फोरम सर मैं बनाता हूँ अभी भी। फोरम मैं मशीन मटेरियल मेथड के थ्रू। फोरम किसके लिए बनाते हो? सर ये फोरम बनाते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग आ गया। फोरम में और फिशबोन डायग्राम में क्या फर्क है? फिशबोन डायग्राम क्या होता है? मैं मशीन मटेरियल में था। उसमें और इसमें क्या फर्क है? फिशबोन डायग्राम ये बताता है कि जो मेरा काम करने का तरीका क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। ये काम बताता है, वो तो रूट कॉज एनालिसिस के लिए यूज होता है। फिशबोन डायग्राम तो कि मैन मशीन मटेरियल मेथड, ये एक रूट कॉज को, एक प्रॉब्लम के होने के कारण को आइडेंटिफाई करते हैं। मैन की वजह से क्या कारण हो सकते हैं, मशीन की वजह से क्या कारण हो सकते हैं ये प्रॉब्लम आने के, उसको आइडेंटिफाई करता है फिशबोन डायग्राम। फोरम क्यों बनाते हो? फोरम बनाते हैं कि सर जो मेरा रिजेक्शन आया, मतलब किस एरिया में पकड़ाया और क्यों आया, इसके लिए आइडेंटिफाई के लिए फोरम बनाते हैं। तो वो भी तो फिशबोन डायग्राम भी तो यही करता है। फोरम कैसे बनाते हो? मान लो नॉन फिलिंग आ रही है किसी कास्टिंग में, चलो तुम बताओ एग्जांपल कोई फोरम का जो तुमने बनाया है। फोरम का सर, जैसे फोरम अगर मेरे मशीन पीडीसी मशीन में मान लीजिए सर, अगर उस घंटा में पकड़ा है कि ये ज़्यादा आ गया इसमें रिजेक्शन इस शिफ्ट में, इसका आप क्या प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन क्या है जो अब ना आए, उसके लिए बनाते हैं सर कि ये जैसे नॉन फिलिंग आया तो ये किस लिए आया, ज़्यादातर इसके लिए एक दो बार और किया तो नॉन फिलिंग आया यानी ये मशीन पर ही आया, ऑपरेटर ध्यान नहीं दिया तभी ज़्यादा बल्क में बन गया ये मटेरियल, तो उसका वहाँ पे सॉल्यूशन देंगे कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। मतलब मैन कहाँ पे गलती किया उसको ट्रेनिंग करना, उसको ट्रेनिंग कौन देगा, सुपरवाइजर या इंजीनियर, उसके शिफ्ट आफ्टर शिफ्ट खत्म होने से पहले। तो उसका 2-4 कॉजेज देते हैं, जैसे या तो उसको ऑपरेटर को ट्रेन करो, अवेयरनेस लाओ, दूसरा अगर मेटल टेम्परेचर कम था तो ऑपरेटर को तो पता होगा, फिर भी वो अपना इंसेंटिव बनाने के लिए अपना ये शॉट मार रहे हैं, उसको क्या ये है क्योंकि वो 1400 शॉट उसको पुराना है, रिजेक्शन बाद में पता चलता है, तो लाइन पर रिजेक्शन पकड़ा गया तो ठीक, नहीं तो वो अपना जा रहा है। जब पीडीआई होगा उस समय पता चलता है ये तो नॉन फिलिंग था, तो पीडीआई एक दिन में अगर वो 4000 कास्टिंग ओके कर रहा है, 4000 5000, उसमें अगर रिजेक्शन वहीं पकड़ाता है उधर मोस्टली, अगर वहाँ पर 200 भी रिजेक्शन आ गया 4000 में तो रिजेक्शन है। उस यहाँ पे मतलब ऑपरेटर को ट्रेन करना, सुपरवाइजर को मतलब जो शिफ्ट में प्रोसेस क्वालिटी वाले हैं उसको अवेयरनेस करना कि भाई 15 मिनट 20 मिनट में मशीन पे एक बार जाया करो। और क्या क्वेश्चन हो जाएंगे इसके लिए बनाने से। और क्या क्वेश्चन पूछा? सर ये फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। तो फर्स्ट फेज में बताया था, फर्स्ट फेज का काम है कि वो मेटल को गेट एरिया तक ले जाना, एंड सेकेंड फेज में कैविटी फुलफिल कर देना, और थर्ड फेज में कास्टिंग जो अप्लाई होता है मतलब प्रेशर एंड थ्रू रिजेक्ट्स। थर्ड फेज के अंदर में श्रिंकेज को अवॉइड करना ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन जो कास्टिंग की श्रिंकेज प्रॉपर्टी है उसको मिनिमाइज करना, थर्ड फेज का काम ये है। ये था, ये पूछा था बस। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना जो मैंने बताई अभी, ठीक है।